अच्छा सुनो, कल मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट कराया था नमन, और मैंने बोला था कि आकाश प्लीज नाउ। ऑलरेडी 10 to 15 मिनट्स ऊपर हो जाते हैं। जैनी तब आगे आ जाओ, बहुत पीछे समझ आ जाएगा। कल मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट कराया था एंड गाइस 11th में आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। 11 मई को अगर आपके एग्जाम्स में 2 चैप्टर्स आते हैं अब, यस 11th में, तो फिर देख लो आप। अब 16 हो चुकी है, मतलब हाफ मंथ एंड आगे के 10 दिन है, वो भी हम लास्ट डे पे थोड़ा सिलेबस फिनिश करेंगे। तो पहले तो कंफर्म कर लो कि 2 चैप्टर्स आ रहे हैं कि एक आ रहा है। और अगर लेट्स से अगर 2 चैप्टर्स आते हैं, स्कूल वालों ने तो भगा के करा देने हैं। अगर हम जेन्युइन वे से करें तो सेकंड चैप्टर को तो खुद ही 1 मंथ लग जाता है, बिकॉज इट्स सच अ बिग चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द सेकंड चैप्टर। तो अगर हमें लाइक आइडिया मिलता है कि दोनों चैप्टर्स कंप्लीट आ रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा हरी अप करना पड़ेगा। वही तो मैं कह रही हूँ, स्कूल वालों ने तो क्या करना है, एक ही दिन में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म करा देनी है। हम उतनी फास्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एजेंडा सिलेबस खत्म करना नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो हमें धीरे ही करना है। बट एट द सेम टाइम हम उतना धीरे भी नहीं कर सकते कि फिर तुम्हारे एग्जाम्स की तैयारी ना हो। तो मैं थोड़ा पुश करूंगी। अब पुश ऐसे करूंगी कि थ्योरी घर के लिए भेज दूंगी, न्यूमेरिकल्स यहाँ करवा दिया करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कल हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और उसका मैंने एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था, विच वाज, बोलो मेरे साथ, पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट, जो किसके इक्वल आ रहा था, एक्स बी। और फर्दर जब हमने एक्स बी को ओपन करा था, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी को इग्नोर कर दिया था। तो एन बी कैसे होता है, गिवन मास अपॉन, और हमारे पास एन ए भी क्या होता है, गिवन मास अपॉन। तो हमारे पास पी ए नॉट माइनस पी एस, जिन्होंने कल की क्लास नहीं लगाई वो सिर्फ ये लास्ट वाला फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो आपको फिर न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। पी ए नॉट किसको डिनोट करता था, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी एस किसको डिनोट करता था, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, बस इसकी टर्मिनोलॉजी समझ ले कि पी नॉट किसको डिनोट कर रहा है, प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को। पी एस किसको डिनोट कर रहा है, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को। डब्ल्यू बी क्या होता है, मास ऑफ सल्यूट जो हम ऐड करते हैं। ए होता है सॉल्वेंट जिसमें ऐड करते हैं। बी होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और एम ए क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड जनरली सॉल्वेंट इज वाटर, तो एम ए की वैल्यू तो फिक्स ही होगी 18 ग्राम। अगर ए सॉल्वेंट वाटर ही है तो ये तो 18 ग्राम ही लेना पड़ेगा। डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी क्वेश्चन में गिवन होगा। और मोलर मास ऑफ सल्यूट हमें निकालना होता है, क्योंकि कल भी मैं आपको बता रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि सल्यूट इज अननोन। जैसे काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनका फॉर्मूला ही नहीं पता साइंटिस्ट को, तो उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है, कि वो वाटर में डाल के उसका वेपर प्रेशर नोट कर लेते हैं। वो डाल कितना रहे हैं वो तो उनको पता ही होगा, जितने वाटर में डाल रहे हैं वो भी पता होगा, तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज दे कैलकुलेट एम बी। तो मेन एप्लीकेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की यही होती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज क्या होता है, टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अननोन सल्यूट, टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ, क्योंकि नॉन सल्यूट, अगर सल्यूट नोन है, लेट्स से NaCl है या ग्लूकोज है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास तो हमें फॉर्मूले से ही पता लग जाएगा। लाइक ग्लूकोज है C6H12O6, तो उसका मॉलिक्यूलर मास तो आप फॉर्मूले से ही निकाल लोगे, जो कि 180 आ जाएगा। मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज ऐसे सल्यूट के मॉलिक्यूलर मासेस निकालने का होता है विच आर अननोन, जिनका फॉर्मूला ही नहीं पता। जैसे मैं आपको बता दी कि कई प्रोटीन्स होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनका फॉर्मूला ही नहीं हम डिजाइन कर पाए आज तक। तो उनका मॉलिक्यूलर मास यूज करने के लिए किसको यूज किया जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जो हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला दैट वी केम अप वाज दिस, पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, हाँ उल्टा देना है, डब्ल्यू बी बाय एम बी, उसके बाद डब्ल्यू ए बाय एम ए नहीं आएगा, एम ए बाय डब्ल्यू ए, रिवर्स हो रहा है। बी के टर्म्स में डब्ल्यू और एम ए नीचे है, ए के टर्म्स में एम ए बाय डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी बाय एम बी, एम ए बाय डब्ल्यू ए, मतलब डब्ल्यू एम एम डब्ल्यू। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो ये वाला, द वेपर प्रेशर ऑफ
वेपर प्रेशर पी नॉट है। देख, अगर वो बोल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन, मतलब ये सोल्यूशन का है। उन्होंने क्या लिखा है? प्योर। पी का मतलब वेपर प्रेशर है। पी का मतलब वेपर प्रेशर है, बट वो सोल्यूशन का होगा या प्योर का होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने लिखा है कि सोल्यूशन का है तो मतलब पीएस है, और अगर प्योर होता है ना नैतिक, तो नॉट लगाना होता है। क्या लगाना होता है? ए लगाओ ना लगाओ वो तुम्हारी इच्छा है। ए तो सिर्फ इस बात को डिनोट कर रहा है, सॉल्वेंट को। मतलब तुम्हें इस फॉर्मूले में दो चीजें चाहिए, एक प्योर का और एक सॉल्यूशन का। पी किसको डिनोट कर रहा है? वेपर प्रेशर। पी किसको डिनोट कर रहा है? मधुर, किसका वेपर प्रेशर गिवन है? सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नहीं है ये। किसका वेपर प्रेशर है? तो सॉल्वेंट का क्यों नहीं दिया इन्होंने? कोई बता सकता है सॉल्वेंट का कितना लेंगे अगर ना गिवन हो? 0 वो दिया नहीं ना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। हाँ गिवन है। अच्छा दिया हुआ है, ना दिया हो तो 760 ही लेना होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड प्रेशर इज 760। अच्छा 2% से तुम क्या अज्यूम करते हो? 2 क्या है? WB। अगर आपको परसेंटेज 2% दे रखी है तो 2% को इंटरप्रेट करना समझो। 2% में 2 किसको डिनोट कर रहा है? WA के WB को। हमेशा जो मास परसेंटेज गिवन होती है 2%, 5%, मास परसेंटेज का मतलब ही यही होता है, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ। अब अगर 2 WB है तो ये तो टोटल होगा, तो यहाँ से WA कितना आ जाएगा? हाँ, मास परसेंटेज हमेशा W/W ही होती है अगर वो गिवन हो तो। अगर उन्होंने लिखा होता 2% इज मास बाय वॉल्यूम, तब हम करते कि ऊपर वाले को मास लेते, नीचे वाले को वॉल्यूम लेते। अब तो ये भी मास है, ये भी मास है, लेकिन मास परसेंटेज में ऊपर वाला कभी भी WA नहीं होता, वो क्या होता है? W। बिकॉज मास परसेंटेज ऑलवेज गिव्स यू द मास ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन टोटल। अब गाइस हमारा काम सिर्फ WB से नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल में हमें WA भी चाहिए। क्या चाहिए? W। क्योंकि फॉर्मूले में देखो ना, अगर WB है तो फॉर्मूले में WA भी तो चाहिए। तो WA निकालने के लिए काफी सारे बच्चों को मास परसेंटेज इंटरप्रेट करनी नहीं आती, तो सीख लो कि मास परसेंटेज जब भी गिवन होगी, ऊपर वाला मास किसको रिप्रेजेंट करेगा? WB को। नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल को। तो हाउ वी विल कैलकुलेट WA? 100 - 2। ऑल्सो क्वेश्चन को देख के पता लग गया होगा, एक्वस मतलब सॉल्वेंट वाटर ही है। एक्वस मतलब सॉल्वेंट वाटर ही है, तो वाटर का तो मोलर मास M में हमें पता ही होना चाहिए, 18 ग्राम। जिनको नहीं पता तो H2O का मोलर मास 2 × 1 + 16 करके 18 ग्राम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी को ये भी नहीं पता लग रहा कि मैम A वाटर ही क्यों लेना है, देखो अगर A वाटर ना लेना होता तो सॉल्वेंट कुछ और होता, वो मेंशन होना चाहिए था। ऑल्सो जब एक्वस वर्ड लिख दिया, क्या वर्ड लिख दिया? इसका मतलब सल्यूट पानी में ही डाला है ना। एक्वस सोल्यूशन कब बनते हैं? जब भी आप कोई चीज वाटर में डालते हो, बेंजीन में डालते हो तो एक्वस सोल्यूशन थोड़ा बनता। अगर आप किसी पेट्रोल में डालते, ईथर में डालते तो एक्वस सोल्यूशन थोड़ा बनता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्वेंट वाटर ही होता है। ना समझ आ रही हो तो वाटर ही ले लो, बट वैसे भी इस क्वेश्चन में तो बहुत क्लियरली एक्वस वर्ड मेंशन था। अब हमें निकालना क्या है? मोलर मास ऑफ सल्यूट, क्योंकि जो सल्यूट डाल रहे हैं वो पता ही नहीं है, तो उसका मोलर मास हम फॉर्मूले से तो निकाल नहीं सकते। मतलब अगर NaCl होता तो मोलर मास Na का 23, Cl का 35.5 प्लस करके निकाल लेते। जब भी अननोन सल्यूट होता है उसका मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाओ, Pa0 - PS अपॉन Pa0 इक्वल टू WB/MB इंटू MA/WA। प्योर का कितना दे रखा है? 760। सोल्यूशन का कितना दे रखा है? 755। WB कितना दे रखा है? 2 ग्राम्स। MB हमें निकालना है,
WA 98 आया, और M में हमें दे नहीं रखा था बट हमने अज्यूम कर लिया कि A वाटर है तो मोलर मास ऑफ वाटर तो 18 ही होगा। कितने बच्चों को समझ आया कि मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट करी है वैल्यूज? बट अदरवाइज एवरीथिंग इज गिवन। प्योर वेपर प्रेशर आपको क्वेश्चन में गिवन था, PA नॉट। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 755 गिवन था। आप सल्यूट कितना ऐड कर रहे हो, WB वो 2% की फॉर्म में गिवन था, तो हमने इसको ऑलरेडी इंटरप्रेट कर दिया था कि 2 इफ WB। WA काफी सारे बच्चों को निकालना नहीं आता होता, बट मैं 11 से सिखाती आ रही हूँ कि जब भी आपको परसेंटेज गिवन होती है तो आपको 100 माइनस करना पड़ता है, तब WA निकलता है। बिकॉज ऊपर वाला इफ WB, नीचे वाला इज टोटल, तो उसमें वाटर कितना होगा, 100 माइनस 2, बस उसके बाद तो वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये क्या बनेगा, 5/755, 2 अपॉन, नहीं नीचे, हाँ सॉरी नीचे प्योर वाला है ना, प्योर 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 सॉरी, नीचे वाला इज 760 इंटू 18/98। अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, MB। तो MB निकालने के लिए MB दूसरी साइड ले जाओ, 2 इंटू 18 इंटू 98 इंटू 760। मेनली केमिस्ट्री में बच्चों को कैलकुलेशंस में ही थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी, 98 ऊपर कैसे चला गया, 98 तो नीचे ही रहेगा ना। कितना आंसर आ रहा है, 55.8। अप्रोक्सीमेशन करिए कि सीधा करा? अगर मैं होती तो मैं इसको ऐसे करती, 2 इंटू 18 इंटू 760, 98 को 100 ले लेती तो 500 बन गया, ये कट गया, और 18 इंटू 36 इंटू 76/50, ये 2 के टेबल पे कट गया। 18 इंटू 76 फिर भी करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे, हाँ 75 ले लो, इसको ले लो 3, 25 3 सा, तो 18 इंटू 3 कितना आ गया, 54। और आंसर क्या आ रहा है, काफी क्लोज ही है। बट अगर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं करनी तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, योर चॉइस। हाँ एग्जैक्ट आंसर 55.8 है। तो ये आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सिर्फ एक इंट्रोड्यूस करने के लिए था, इतना इजी पेपर में नहीं आएगा। कौन सा वाला था ये? मतलब कि एक बार समझा दिया कि नहीं आपने क्या बोला था, कौन सा इजी था, क्योंकि इजी इसलिए ना क्योंकि इसमें कोई ब्रेन कैलकुलेशन मुश्किल थी, ये तो सारा गिवन था ना इसलिए। एवरीथिंग वाज गिवन। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इजी मानते हैं ना, जिसमें सब कुछ गिवन है, बस पुट करना है। मुश्किल वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़े, सोचना पड़े कि यार ये तो गिवन ही नहीं है, ये कैसे नहीं, आप तो सब कुछ गिवन था ये असाइनमेंट ना। घर से करने के लिए दी थी, मैंने कहा था एक दिन डाउट सेशन रख। डन एवरीबॉडी? नो? अच्छा फटाफट करो, जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप। क्या ये याद नहीं रहता इसको। अगर तुम Na/Nb की फॉर्म में लिखोगे, बट एक बात बता, जब तुझे निकालना ही मोलर मास है तो तू उसको Na/Nb के टर्म्स में लिख भी लेगा, तो Na को खोलना तो पड़ेगा ही, सॉरी Nb को खोल, फिर वैसे कर लो। बट मैं वैसे आज तक का रिकॉर्ड है, बच्चे ये वाला फॉर्मूला कंफर्टेबली याद कर लेते हैं। अगर तुम्हें नहीं हो रहा तो तुम, हाँ B पहले A बाद में, बट इसको ये याद नहीं आ रहा कि W/M लेना है कि M/W, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो WB/MB ही आएगा, MA/W हो जाएगा। डन एवरीबॉडी? सबने लिख लिया, सारे प्रॉपर नोट्स बना रहे, लिख लिया, क्वेश्चन भी लिख लिया, सोल्यूशन भी लिख लिया। तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा मधुर, ओनली सोल्यूशन। कौन सी कॉपी है ये? मैथ्स की कॉपी में पीछे केमिस्ट्री में, बस इसने तो ऐसे निकालनी है प्लस 6। वैसे इन क्वेश्चंस में 2% वेट बाय वेट ही होगा। देखो मोस्टली अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो जो भी तुम्हें परसेंटेज दी होती है, जैसे 5% दे रखी है या 2% दे रखी है, तो ऊपर वाले को भी वेट ही अज्यूम करना है, नीचे वाले को भी टोटल वेट ही अज्यूम करना है। नीचे वाले को वॉल्यूम ओनली तब अज्यूम करोगे अगर उन्होंने लिखा हो कि 2% इज मास बाय वॉल्यूम,
अगर नहीं मेंशन तो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला भी मास लेना है और नीचे वाला भी क्या लेना है, नैतिक। मेरे को ना क्लास के बाद मिलके जाइए फिर बात करना। हाँ जी मयंक, हो गया? अगला क्वेश्चन करो ट्राई। अब मैं हेल्प नहीं करी, सारे अपने आप ट्राई करेंगे। हाँ इजी है, सबको दिया हुआ है, कुछ कुछ निकालना। 30 ग्राम ऑफ यूरिया WB इफ डिसॉल्व्ड इन, क्या कह रहे हो, खुद करोगे? यस मैम। अच्छा सॉरी, ये क्या है? मोलरिटी। मोलैरिटी नहीं है, मोलर मास। नलैको, मैम तो मोलरिटी होता है। बट यूरिया के ब्रैकेट में लिखा है तो उसका मोलर मास है। वैसे भी यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, ग्राम पर मोल। तो यहाँ से इसका मोलर मास निकालोगे तो 60 ही आएगा। ग्राम पर मोल। तो मोलर मास तो ग्राम होता है। एक मोल का मोलर मास है 60 ग्राम। अच्छा आकाश, अपने आप करोगे बोर्ड पे आके? करोगे ना? करो फिर। आज पता है गुरताज 130 पे आया, इतना अच्छा पढ़ के गया, बिल्कुल सीरियसली पढ़ के गया। दिल नहीं करता डीलर? जैनित कर रहे हो? ये MMHD क्या आ गया? वो तो यूनिट्स हैं, मतलब प्रेशर, वॉट प्योर वेपर प्रेशर 23.8 mm में दिया हुआ है, तो पीछे भी तो mm में दे रखा है पीछे। एक्चुअली है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये मरकरी की हाइट से मेजर करते हैं कि मरकरी की कितनी mm हाइट है, तो वो यूनिट की mmHg होती है। और सोल्यूशन का निकालना है। कितने बच्चों को पता लग रहा है कि जो यूरिया है वो सल्यूट है, क्योंकि सल्यूट इज डिसॉल्व्ड। 30 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 846। जो चीज डिसॉल्व करी जाती है वो B होती है, जिसमें डिसॉल्व करी जाती है वो A होती है। क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोल रहा है कि 30 ग्राम इज डिसॉल्व्ड, तो 30 ग्राम B है और 846 ग्राम A है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना। एम में कितना लोगे? 18 ग्राम। एम भी दिया हुआ है, यूरिया का मोलर मास गिवन है 60। अगर ना गिवन हो तो यूरिया का ये फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, यहाँ से भी निकाल सकते हो, 60 आएगा। वैसे तो बोर्ड में ऐसी चीजें गिवन होती हैं, बस अब फॉर्मूला लगाओ। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू WB बाय MA बाय P0 की वैल्यू कितनी गिवन है प्योर वाटर की? 23 सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। WB कितना ले? 30 और मोलर मास 60। WA 840 और MA अब यहां से PS की वैल्यू निकालनी है। 23.5 23.5 वाली 0.5 23.5468।
Yes. Answer is 23.55. 5. yes. 23.546. यहाँ से सॉल्व करोगे कैसे करिए कैलकुलेटर यूज कर रहे हो पता है क्या कैलकुलेटर्स पेपर में तो अलाउड ही नहीं है होने चाहिए हमारे नहीं मतलब आ भी सकते हैं चांसेस कम है तुम्हारे स्कूल वाले तो वैसे ही डीपीएस कितने कैजुअल है हाँ कोई कॉलेज की तरह है फिर मैं क्या कर सकती हूँ उसमें कोई चलो अभी तुमने कैलकुलेटर से अलाउ कर रहे हो अब आगे के लिए नहीं करने फिर तो कोई फायदा ही नहीं है अभी तो तुम फटाफट कैलकुलेटर से करके आंसर निकाल दोगे पेपर में कैसे करोगे डू दिस आलस आती है फिर अब मैं क्या करूं हम वही वाला करना है हाँ ये करो क्वेश्चन प्लीज बातें नहीं तनिष एंड प्लीज इस बार ट्राई करना कि आप बिल्कुल कैलकुलेटर मत यूज करो मेरे को 5 मिनट लेट आंसर दे दोगे चलेगा बट मेन आपको सीखना है कि आप एग्जाम में कैसे करोगे कैलकुलेशन नमन आओ बोर्ड पे करो जल्दी आओ गिवन लिख के जाओ बस WB जल्दी आओ कम ऑन फास्ट नहीं नमन मैंने बोल दिया अब इधर आओ हरी अप हाँ इधर आओ नमन आई सेड कम हियर राइट मैं बताऊंगी मैं हेल्प करूंगी चला आजा आजा जल्दी आ आओ 10 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट सल्यूट गिवन है तो WB हुआ कि WA हाँ लिख हाँ सल्यूट इज B 180 लिख यहाँ WB वहीं साइड पे लिख दे जहाँ तू खड़ा है 180 आ गया बेचारा टैब ढूंढ रहा है इधर ही लिखना है इधर इधर ही लिखना। टैब ढूंढ रहा है तू बताना 10 ग्राम क्या है हाथ मत लगा अपना बस पेन चला हाँ तू बता 10 ग्राम ऑफ सल्यूट सल्यूट क्या होता है गाइस बी 10 ग्राम और साइड पे होके लिखना बाकियों ने भी करना उधर हो जा लेक्चर स्टैंड की तरफ 10 ग्राम इज WB इन 200 ग्राम ऑफ वाटर तो 200 क्या हुआ WA लिख ये छोटा लिखना है चल कोई ना तू लिख 200 तू देखना तेरे को दिख नहीं रहा वाटर कितना है वाटर फिर आंखें क्यों नहीं खोलते इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ किसका वेपर प्रेशर गिवन है इट मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है तो पीएस की वैल्यू कितनी गिवन है लिख पीएस की वैल्यू 31 पॉइंट पर तुम तो गिवन ही नहीं लिख सकते और क्या करोगे टेंपरेचर अलग-अलग दिया हो फिर क्या करेंगे नहीं दिया होगा ऐसे क्वेश्चन में टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बाय लुकिंग एट द टेम्परेचर मोलर मास निकालना है किसका निकालना है तो सोल्यूट क्या होता है बी के हाँ लिख एम भी निकालना इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और दिया क्या हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर पी नॉट नोट ऊपर लगाते हैं नीचे लगाते हैं फिर लगाओ ऊपर लिख 32 जाओ बढ़िया लगता है ऐसे लिखा है सबसे पहले आपने गिवन लिखना है बॉयज एट द एंड डोंट गेट लाइक दिस प्लीज मैंने पीछे लिखा था यानी क्लियर हो रहा है कि जो आप डिसॉल्व कर रहे हो 10 ग्राम वो सल्यूट है सो डब्ल्यू बी कितने वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं 200 तो 200 क्या हुआ डब्ल्यू ए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना गिवन है 31.84 प्योर का गिवन है अब तो बस फॉर एवरीथिंग इज गिवन
ऐसे न्यूमेरिकल्स तो आने ही नहीं वाले हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, अब करा तो नहीं है कैलकुलेटर यूज? Are you- वन सिंपल आंसर आ गया, कैलकुलेशन थी नहीं इसमें। पी नॉट की वैल्यू कितनी की बना, 32, पी एस की अगर ना पता लगे ये किसका है, इट मतलब सोल्यूशन की बात हुई है। और वैसे भी अगर दो वेपर प्रेशर गिवन है, ज्यादा वाला प्योर का होगा, कम वाला सोल्यूशन का। अगर बाय चांस ना भी पता लग रहा हो, दो वेपर प्रेशर में बड़ी वाली वैल्यू प्योर की होगी, कम वैल्यू सॉल्यूशन की, क्योंकि वेपर प्रेशर ऐसे तो नहीं है किसी को जैसे प्रेशर की यूनिट चेंज करने के लिए नहीं, ऐसे कुछ नहीं आएगा। उसमें आ गई। नो 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 नो, सिंपल आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। 10 ग्राम मोलर मास निकालना है, WA कितना है 200 और इसका 18, तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 0.16। अच्छा, ये तो सो सिंपल, यस 16 नंबर 2 से भी MB उधर ले जाओ। 180 180 यस मतलब सल्यूट ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। मैम ये जो फॉर्मूला है इसमें टॉपिक में से भी कुछ करना है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 10 प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस दे रखे हैं, सेम ऐसे करने हैं, सारे ऐसे हैं, थोड़ी सी टिपिकल एक दो हो जाएंगे, बट सब में आपको WB गिवन होगा, WA गिवन होगा, MB और MA में से एक चीज गिवन होगी, P नॉट गिवन होगा। विल यू बी एबल टू डू इट? शुरू करें दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये फर्स्ट है, 10 न्यूमेरिकल हैं। कल ना मैं क्लास नहीं लूंगी, अगर मैं वैसे फाइनल मैसेज दे दूंगी, अगर इनकेस कल ऑफ हुआ तो परसों चेक होंगे, अगर नहीं हुआ तो कल चेक होंगे, मैं बता दूंगी। दोनों बैच नहीं, जो 1:30 बजे वाला बैच है ना, उनकी तो ले लूंगी शायद, बट तुम्हें उसमें आगे फायदा नहीं है ना, क्योंकि उसमें पीछे चल रहा है, उसमें तो राउट्स तो जो टॉपिक PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB वो चल रहा है, तुम तो काफी आगे हो उनसे। अच्छा, मैंने टेस्ट अनाउंस किया है, मैंने कहा था कि टिल आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कल हमने शुरू करी थी, उससे पहले वाले पार्ट का मैंने संडे बोला था टेस्ट। कमिंग संडे यू हैव अ टेस्ट, क्योंकि कल भी अगर बाई चांस ऑफ होगी तो कंपनसेट हो जाएगा। संडे हम एक क्लास वैसे रखते नहीं है, बट टेस्ट के लिए रख सकते हैं। फिर सैटरडे रख दे दो, अच्छा संडे नॉर्मल क्लास रख लूं बट टेस्ट ना रख, तो टेस्ट फिर मंडे रख लें। मैंने भी यहाँ पे करा हुआ है। नैतिक मेरी बात सुनो, कल ये जो टॉपिक करा था हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इससे पहले तक का टेस्ट है टिल आइडियल एंड नॉन आइडियल। so you have a test of ideal and non ideal solution on Monday and I am not going to change it now, क्योंकि मैं संडे लेना चाहती थी बट तुमने कहा कि मंडे लो, तो नाउ इट इज मंडे। यस मैम, मंडे को इसमें संडे इज फाइन फॉर एवरीवन। यस मैम, संडे फाइन है, यस मैम, बस फिर संडे ही है, टाइम आपके अकॉर्डिंग। मंडे मंडे चलो मंडे, तो मंडे ले लो। अच्छा ओके, नाउ इट इज डिसाइडेड द टेस्ट इज ऑन मंडे, ओके एंड नाउ लेना ही पड़ेगा, तभी पता लगेगा तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे है। चलो पहले ना हम एक काम करते हैं, गप्पे मारने वाले बच्चों को चुप करा देते हैं। सर तुम तो अच्छे बच्चे हो, जो बोलने वाले बच्चे थे वो सुबह चले गए, फिर भी तुम बोल रहे हो, मतलब 1:30 बजे। Now we are starting with the second colligative property, elevation in. I want pin drop silence in the class, only then I will start with the second colligative property. कल मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो नंबर पे डिपेंड करती हैं, इस बात पे नहीं डिपेंड करती है कि आप जो सल्यूट डाल रहे हो वो ग्लूकोज डाल रहे हो, इट्स अ ऑर्गेनिक सल्यूट, और इट इज अ NaCl इनऑर्गेनिक सल्यूट, इज इट यूरिया, इज इट समथिंग एल्स। अगर आप 2 मोल्स डाल रहे हो
तो दोनों के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आ रही है। जैसे कल हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करा था कि जब भी हम सल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो चाहे आप NaCl डालो चाहे आप ग्लूकोज डालो, तो वाटर का वेपर प्रेशर सेम वैल्यू से ही कम होगा अगर आप सेम नंबर ऑफ मोल्स डाल रहे हो। और ऐसा हमने ऑब्जर्वेशन से नहीं बोला, हमने डेरिवेशन भी करी कि सच में जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आ रहा था वो XB पे डिपेंड कर रहा था। XB यानी कि NB नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा था, इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा था कि B क्या है ना। एज लॉन्ग एज द नंबर इज सेम, उन दोनों में सेम काइंड ऑफ लोअरिंग आएगी। आज हमने दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड बाद में हम ये देखेंगे कि हाउ इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझ लेते हैं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कभी सोचा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 ही क्यों होता है? व्हाई इट इज नॉट 200, व्हाई इट इज नॉट 90? या हर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही क्यों होती है? उस टेम्परेचर को ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कहते हैं? सो बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता लगता है किसी लिक्विड का? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है कि जब भी आप किसी लिक्विड को हीट करते हो तो उसके वेपर्स बनने शुरू होते हैं। अब वेपर्स जैसे जैसे हीट करोगे वेपर्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, वेपर्स बढ़ते जाएंगे तो वेपर्स के द्वारा जो वेपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो भी बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज दैट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड के अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के एयर प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब वाटर के केस में अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के एयर प्रेशर के 100 डिग्री सेल्सियस पे अचीव होता है, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 बन गया। ये जो कंडीशन है कि आपने उस लिक्विड को तब तक हीट करना है जब तक कि अंदर का वेपर प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए, बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के, बाहर के एयर प्रेशर के, विच इज 1 एटमॉस्फेयर। अब हर लिक्विड की अलग अलग वोलेटिलिटी है, कोई ज्यादा वेपर्स बनाता है कोई कम वेपर्स बनाता है, तो हर लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ आई? ये वो टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? बाहर के एयर प्रेशर के। यानी कि अगर मैं इस चीज को ग्राफिकली दिखाऊं, सारे प्लीज ग्राफिकली देखना इस चीज को, प्लीज हैव अ लुक। ये देखो, ये हमारा एयर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, हमने उसको हीट करना शुरू करा। इस पॉइंट पर इफ टेम्परेचर पर उसका कुछ वेपर प्रेशर आ रहा था, हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक टाइम आया जब उस वेपर प्रेशर को प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता 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 किसके बराबर हो गया? जिस टेम्परेचर पर ये कंडीशन अचीव हुई उसी टेम्परेचर को हमने बॉइलिंग पॉइंट बोला। ग्राफिकली मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास कोई लिक्विड था, हमने किसी भी रैंडम टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर चेक किया, तो उसका वेपर प्रेशर कुछ आ रहा था। हमने उस लिक्विड को हीट करना शुरू करा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ना लगा उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ने लग गया, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ज्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अब मैं ये कह रही हूँ कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो एक टाइम तो आएगा ना जब उसका वेपर प्रेशर बढ़ते 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 किस वैल्यू के बराबर हो जाएगा? विच इज एक्सटर्नल प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पर ये कंडीशन अचीव होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? TB, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। और अभी क्योंकि वो मैं प्योर ले रही हूँ तो ये TB नॉट, इसको मैंने क्या डिनोट कर दिया? TB नॉट। क्या डिनोट कर दिया? जस्ट लाइक हम प्योर वेपर प्रेशर को P नॉट से डिनोट करते थे, प्योर वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करते थे? P नॉट। वैसे ही प्योर बॉइलिंग पॉइंट को किससे डिनोट करेंगे? TB नॉट। अब तुमने क्या किया, तुमने इस लिक्विड में आके कोई सल्यूट डाल दिया, क्योंकि तुम सोल्यूशन चैप्टर पर पढ़ रहे हो तो तुम्हें प्योर से थोड़ा मतलब है, तुम्हें तो सोल्यूशन में इंटरेस्ट है। अब तुमने क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट में ना थोड़ा सा सल्यूट डाल दिया, बीट NaCl, यूरिया, ग्लूकोज, कुछ भी डाल दिया। अब एक बात तो पक्की है कि जैसे तुमने इस प्योर सॉल्वेंट में नमक डाला होगा या सल्यूट डाला होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा।
अब जिनको ये बात नहीं डाइजेस्ट हो रही कि वेपर प्रेशर क्यों कम होगा, हमने अभी अभी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी आप सोल्यूशन बनाते हो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जब मैंने बोला था कि नमक डालोगे वो सरफेस पर आ जाएगा तो लिक्विड की एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। आई मीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम ही है ये, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैम अगर आप इसमें नमक डाल रहे हो तो वेपर प्रेशर कम क्यों होगा, कम ही होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो मैं एक काम करती हूँ, जो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ है इसके नीचे बनाऊंगी। नीचे क्यों बनाऊंगी, मैं इस दावे से कैसे कह सकती हूँ कि किसी भी टेम्परेचर पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के नीचे क्यों आएगा, क्योंकि हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम ही होता है। वहीं से तो हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आई थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अगर ये बात तय है और अगर ये बात पक्की है कि प्योर सॉल्वेंट से के कंपैरिजन में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ नीचे बनेगा, तो इसका मतलब इसको 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल करने के लिए भी ज्यादा टाइम लगेगा। देखो, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होने के लिए इस पॉइंट पर आ रहा था, लेकिन अगर आप सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को बढ़ाकर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल करना चाहते हो तो वो कहीं आगे जाके इक्वल हो रहा है। यानी कि अगर प्योर का बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट पे अचीव हो रहा था तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आगे अचीव हो रहा है। यानी कि अगर प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेगा तो सोल्यूशन में भी 101 पे करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम पानी में नमक डालो और उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाए। हमेशा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही होता है और वो ग्राफिकली भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर में इक्वल करने के लिए हमें टीबी नॉट जितना टेम्परेचर देना पड़ रहा था, लेकिन सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल करने के लिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ रहा है। आगे जाने का मतलब है कि अगर प्योर लिक्विड 100 पे बॉइल कर रहा है तो सोल्यूशन में भी 101 पे होगा। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विच अराइजेस व्हेनेवर अ लिक्विड सॉल्वेंट इज चेंज टू सोल्यूशन। जब आप प्योर सॉल्वेंट को सोल्यूशन बनाओगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी ही आएगी, वो बढ़ेगा ही। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप नमक डालो या यूरिया डालो या ग्लूकोज डालो, आप दुनिया का कोई भी सोल्यूट डाल दोगे पानी में तो पानी ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा। इट विल नेवर बॉयल एट लेस टेम्परेचर। और ये ग्राफिकली भी दिख रहा है। जिनको ग्राफ बनाना नहीं समझ आता वो मेरे से अलग से समझ लेना, बट ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ग्राफ है कि अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे इस टेम्परेचर पर इक्वल हो रहा है तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे होने की वजह से 1 एटमॉस्फेयर को इक्वल करने के लिए थोड़ा ज्यादा ही टेम्परेचर देना पड़ेगा। और कितना ज्यादा देना पड़ेगा, कितना डिफरेंस है, सोल्यूशन को कितना देना पड़ रहा है टीबी, प्योर को कितना देना पड़ रहा है टीबी नॉट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डेल्टा टीबी, दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब हमेशा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट को ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करना पड़ेगा। और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जैसे मान लो प्योर वाटर किस टेम्परेचर पर बॉईल करता है 100 और सोल्यूशन किस टेम्परेचर पर बॉईल कर रहा है 101, तो इनमें डिफरेंस कितना हुआ 101 minus 101. That difference is known as elevation in boiling point. अब तुम कहोगे कि मैम क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? यस, ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि चाहे आप नमक डाल दो, चाहे आप यूरिया डाल दो पानी में, चाहे आप ग्लूकोज डाल दो, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर तुम वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डालोगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल ही बढ़ेगा। नमक डालने पर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 and 101 से होगा, यूरिया डालने पर भी 100 से 101 ही होगा, और ग्लूकोज डालने पर भी 100 and 101 ही होगा। अगर तुम तीनों के इक्वल मोल्स डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, इक्वल। यानी कि ये ऑब्जर्वेशनल साइंस है, केमिस्ट्री इज ऑब्जर्वेशनल साइंस। केमिस्ट्री ने देख के बात बोली है कि चाहे आप सोल्यूट जो मर्जी डालो, एज लॉन्ग एज आप इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डाल रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी इक्वली इंक्रीज होगा। हेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव। बट ये एक्सपेरिमेंटली भी करा हुआ है। एक्सपेरिमेंटली ये साइंटिस्ट ने देखा है
कि डेल्टा टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में कितनी एलिवेशन आने वाली है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब अगर तुम कह रहे हो कि ये मोलैलिटी के ऊपर प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इनडायरेक्टली प्रूव हो गया ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नंबर पे डिपेंड कर रही है कि आप एनबी, आप बी क्या डाल रहे हो मुझे इससे मतलब नहीं, आप डाल कितना रहे हो। मैंने ये तो नहीं पूछा ना कि बी NaCl है, कि बी ग्लूकोज है, कि बी यूरिया है। अगर नंबर ऑफ मोल्स जिस भी सल्यूट के 2 हैं तो उन सब के लिए एलिवेशन सेम फैक्टर से ही मतलब आएगी। जितनी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक सल्यूट के लिए आएगी उतनी ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दूसरे सल्यूट के लिए आएगी, एज लॉन्ग एज दी एनबी इज सेम, देयर नंबर इज सेम। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर पे एंड नॉट ऑन द नेचर। तो अगर तुम्हें कोई ये क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो तुम बोलोगे कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड that delta TB is proportional to मोलालिटी, और मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होने से ये प्रूव हो चुका है कि वो नंबर पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब जब यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे, ध्यान से देखो नैतिक, तो कांस्टेंट आ जाएगा। जब डेल्टा, ये जब देखा गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी नंबर पे डिपेंड करती है, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी WB/MB आता था ना, जो अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ के हटे हैं, P0 माइनस PS/P0, उसमें भी क्या आता था? WB/MB। इसमें भी जब NB को खोलोगे तो क्या आएगा? WB बाय, यानी कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में WB/MB तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही नंबर पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? अब यहाँ पे तुमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, NB को तो खोल के लिख दिया WB/MB, नीचे WA भी पड़ा है, अगर ग्राम में हुआ तो ऊपर आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखो, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला सामने आ चुका है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में शब्द, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में WB/MB था, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या है? WB बाय, तो WB/MB तो हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में होगा ही होगा ना, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या है? जो NB पे डिपेंड करे, जो नंबर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करे। तो अगर नंबर पे वो डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करेगी, तो NB तो आएगा ही आएगा, और अगर NB आएगा तो क्या आएगा? WB/MB। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले को रिकॉल करना, P0 माइनस PS/P0 इज इक्वल टू, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा था? WB बाय, आगे कुछ और भी था, MA बाय, पहले क्या था? मेरे साथ बोलो, पहले क्या था? WB/MB, फिर क्या था? MA बाय। अब यहाँ पर भी एक चीज तो रिपीट हो रही है कि WB/MB तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स है कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में WB/MB तो आएगा ही आएगा। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, कांस्टेंट। इस चीज में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है, विच इज इसकी कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, बट इसको एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी ना कई बार मैंने पेपर में डेफिनेशन आते हुए देखी है। बच्चा नॉर्मली कांस्टेंट्स को भाव देता नहीं, बच्चा नॉर्मली, जिसको भी खांसी हो रही है, प्लीज गो एंड हैव वाटर आउटसाइड प्लीज। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम किसी न्यूमेरिकल का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, हम प्रोपोर्शनैलिटी साइंस को इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है कांस्टेंट है, अच्छा रट लेंगे, एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन होगी। बट समटाइम्स आई हैव सीन कि क्वेश्चन पेपर में डिफाइन आ जाता है कि डिफाइन एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डिफाइन कैसे करना है वो मैं सिखाती हूँ। अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला रटो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय डेल्टा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तनिष इज गिवन बाय डेल्टा। डेल्टा TB कैसे निकालेंगे? TB माइनस TB0 के TB0 माइनस TB माइनस TB0, क्योंकि प्योर का कम होता है सोल्यूशन का, तभी तो एलिवेशन बोल रहे हैं। एलिवेशन मतलब बढ़ रहा है, एलिवेशन का मतलब ही क्या है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो सोल्यूशन का ज्यादा होगा, प्योर का कम। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि डेल्टा TB इज TB0 माइनस TB और TB माइनस TB0। इट इज ऑलवेज TB माइनस TB0, क्योंकि प्योर से सोल्यूशन का ज्यादा ही होता है। द नेम इटसेल्फ सेज एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? जब आप प्योर को सोल्यूशन बना रहे हो। ओके, एंड बिकॉज इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाउ वी कैन प्रूव इट? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये किसके प्रोपोर्शनल है? मोलालिटी के। मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये ऑलरेडी प्रूव हो गया कि ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स
इन गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जैसे ही तुमने एनबी को ओपन करा तो क्या आ गया, डब्ल्यू बी बाय एमबी। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी था, पर पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सारे बोर्ड पे देखो, सारे बोर्ड पे देखो मयंक, डब्ल्यू बी बाय एमबी के साथ एमबी बाय डब्ल्यू ए था। यहाँ क्या था, एमए बाय। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एमए हट चुके, एमए की जगह ऊपर 1000 आ गया। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डब्ल्यू बी बाय एमबी के बाद एमए बाय डब्ल्यू ए था। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में एमए की जगह बस 1000 आ चुका है। क्या आ चुका है, वो भी तब आएगा अगर नीचे डब्ल्यू ए ग्राम में है। कभी कभी डब्ल्यू ए केजी में होगा तो हो सकता है 1000 भी इराडिकेट करना पड़े, हर बार 1000 नहीं आएगा। 1000 ऊपर तब आएगा जब नीचे वाला डब्ल्यू ए किसमें होगा, ग्राम में, क्योंकि मोलालिटी यही होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन नॉर्मली 1 ग्राम में दे रखा होता है, तो हमने फॉर्मूले में क्या लगा दिया है। और एक चीज और भी आ रही है इस फॉर्मूले में, डब्ल्यू बाई एम बी से पहले क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, इस कांस्टेंट का नाम याद कर लो, डिफाइन करना मैं सिखाऊंगी। फिलहाल इस कांस्टेंट का नाम क्या है, केबी का एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है, एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करी विच इज एलिवेशन इन। पहले हमने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के एयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के एयर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। सो हाउ वी डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एयर नहीं बोलना क्योंकि एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, तो हम एक्सटर्नल ही बोलेंगे। व्हेन द इंटरनल वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफिकली हमने कैसे समझा, ग्राफिकली हमने ये समझा कि अगर किसी भी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। एक टाइम आएगा जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पर ये कंडीशन अचीव होगी कि वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो चुका है, उसी टेम्परेचर को हमने क्या बोल देना है, बॉइलिंग पॉइंट। उसी टेम्परेचर को क्या बोल देना है, बॉइलिंग। और क्योंकि ये प्योर की बात चल रही है तो मैंने इसको किससे डिनोट कर दिया, तो इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, टीबी। अब मैंने कहा कि अगर तुम इसी सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर नमक डालोगे या कोई भी सल्यूट डालोगे तो उसका वेपर प्रेशर तो घटेगा ना। अब जिनको ये बात एक्सेप्टेबल नहीं लगती तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जाओ। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यही कहती है ना कि वेपर प्रेशर ऑलवेज रिड्यूसेस, तभी तो उसका नाम ही है या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उस लॉजिक से जब मैंने सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाया तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से नीचे बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इतनी बात तो पक्का है ना कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से ज्यादा तो हो नहीं सकता, कम ही होगा, कम होगा तो ग्राफ नीचे बनाने का लॉजिक है। नीचे बनाने की वजह से उसको 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। जो मुझे प्योर का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट पे अचीव हो रहा था, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी पे अचीव हुआ। आगे जाने का मतलब है कि जैसे ही तुम प्योर सॉल्वेंट को सोल्यूशन में कन्वर्ट करोगे नमक डालकर या कुछ भी डालकर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा नहीं, बढ़ेगा। अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 99 नहीं हो सकता, इट विल बी 101 और इट मे बी 102, है ना। तो ये जो डिफरेंस है टीबी माइनस टीबी नॉट, इसी को डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन। और क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के, दैट मींस इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, ये तो गया मोलैलिटी को कह सकते हैं, मोलैलिटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ तो कंसंट्रेशन टर्म हो गया ना। हाँ जी, एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वेट ऑफ। तो इनडायरेक्टली प्रूव हो गया कि ये भी क्या है, कॉलिगेटिव, क्योंकि ये भी किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स एंड नॉट ऑन दी नेचर। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्या आ रहा है, केबी। केबी को बोलते क्या है, एब्लियोस्कोपिक, बोलो मेरे साथ,
एब्लियोस्कोपिक, सो इजी, एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन मैंने एक दो बार आई हुई देखी है, क्वेश्चन पेपर में लर्न करवा दूंगी, बट एक बार मेरे साथ फॉर्मूला याद करके जाओ दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, सारे बोलो मेरे साथ, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी, आगे भी बोलो, डब्ल्यू बी बाय एम बी, वो तो आना ही आना है, इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए, नहीं 1000 बाय डब्ल्यू, एम ए बाय डब्ल्यू ए पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में था, दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में डब्ल्यू बी बाय एम बी है, बट एम ए बाय डब्ल्यू ए की जगह क्या आ चुका है, 1000 बाय, तो कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। देखो जस्ट आपका सिलेबस थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैं अंक एंड तनिष अनाउंसमेंट प्लीज, हो भी सकता है कि कल ऑफ भी हो जाए, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसकी थ्योरी सारी घर से लिखा होगे, ना भी ऑफ तब भी, तो कितना होमवर्क हो गया, नहीं थोड़ा नहीं है, RLVP के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के कितनी प्रैक्टिस, रिद्धव एक बार होमवर्क सुन लो।